इंक्वेस्ट रिपोर्ट वर्ड सुना है, या हिंदी में जिसे हम मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट कहते हैं। आपने कई बार सुना होगा कि किसी एक व्यक्ति ने जो कि सुसाइड कर लिया है। अब सुसाइड वाली जगह पर ना तो उस बॉडी को कोई टच कर सकता है। अगर मान लो एग्जाम्पल, किसी पर्सन ने पंखे से लटक कर सुसाइड कर लिया है, तो उसकी बॉडी को कोई नहीं हटाता है जब तक पुलिस नहीं आ जाती। अब जब पुलिस आती है और उस सुसाइड वाले पर्सन की क्या करती है, बॉडी उतारती है और उसके संबंध में उसकी बॉडी की जांच करती है। उसके बाद जो एक रिपोर्ट तैयार की जाती है उसे कहते हैं इंक्वेस्ट रिपोर्ट या मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट। देखो, ये जो मैं आपको टॉपिक क्लियर करने वाली हूँ, 3 सेक्शन है इंक्वेस्ट रिपोर्ट से संबंधित। पहले ये चीज समझो। देखो, एक सेक्शन है 194, एक है 195 और एक है 196। तीनों ही सेक्शन हमें इंक्वेस्ट रिपोर्ट के बारे में बताते हैं। ये सेक्शन तो हमारे बीएनएसएस के हैं। अगर मैं सीआरपीसी की बात करूं तो 194, 174 था, 195, 175 था और 196, 176 था। ये सीआरपीसी में हम पढ़ते थे, ये बीएनएसएस में हम पढ़ते हैं। इन सेक्शंस के साथ कोरिलेट करके लिख दिया करो कि ये सीआरपीसी में 174 में था। अब देखो, बात करते हैं इंक्वेस्ट रिपोर्ट, जो कि हम 194 से लेके 196 तक पढ़ते हैं। ये सेक्शन प्री और मेंस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। इवन आप प्रैक्टिस कर रहे हो एज एन एडवोकेट तो भी आपके लिए चीजें इंपॉर्टेंट है। और तो और अगर आप जज बनने की तैयारी कर रहे हो, जुडिशरी फील्ड में जाने की सोच रहे हो, तब भी ये सेक्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखो, ये क्लास जो मैं आपको बता रही हूँ, इससे पहले 193 तक हम ये सेक्शंस कर चुके हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था तभी मैंने आपको बता दिया था कम से कम 8 से 9 क्वेश्चन इसमें से डायरेक्ट मेंस के निकलते हैं। तो ये चीजें साथ के साथ पढ़ते जाओ, साथ के साथ नोट डाउन करते जाओ। और इसके अलावा बीएनएसएस के एमसीक्यूज की सीरीज भी चल रही है, जो कि सिर्फ 59 रुपीज की है। वो आप यूट्यूब पे ज्वाइन कर सकते हो। मैं माधुरी वेलकम करती हूँ आपका एमडी लॉ क्लासेस में। आज हम इस क्लास में इंक्वेस्ट रिपोर्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। देखो, सेक्शन नंबर 194 कहते हैं पुलिस टू इंक्वायर। पुलिस क्या कर रहा है, इंक्वायर कर रहा है किस चीज के बारे में, एंड रिपोर्ट दे रहा है किसके बारे में, ऑन सुसाइड। जब आत्महत्या हो जाती है तो आत्महत्या से संबंधित पुलिस की रिपोर्ट और क्या कर रहा है, उसमें इंक्वायरी कर रहा है। अब यहाँ पे सबसेक्शन 1 से हमारे प्री के क्वेश्चन और हमारा एक छोटा सा इंटरव्यू का क्वेश्चन भी निकलता है। सुनना, जब किसी पुलिस स्टेशन के बाहर साधक अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा विशेष रूप से सशक्त अन्य पुलिस अधिकारी, यहाँ पर 2 पुलिस ऑफिसर की बात की है, एक पुलिस स्टेशन का बाहर साधक अधिकारी और दूसरा ऐसा पुलिस ऑफिसर जिसे स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट कर रही है, को यह जानकारी मिलती है कि किसी व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली है, किसी पर्सन ने सुसाइड कर ली है, या किसी अन्य पर्सन द्वारा किया है, या किसी जानवर द्वारा, या किसी मशीनरी द्वारा ऐसे पर्सन की दुर्घटना से मौत हो चुकी है, या उचित संदेह पैदा करने वाली परिस्थितियों में मृत्यु हो गई है, कि किसी अन्य व्यक्ति ने अपराध किया है। मतलब सुसाइड तो हुआ है, लेकिन देखने से ये लग रहा है कि उस पर्सन का मर्डर हो चुका है। ऐसी परिस्थितियां, ऐसा डाउट क्रिएट हो रहा है, तो वह तुरंत इसकी सूचना, अब देखो ये जो सूचना इन पर्सन को, पुलिस स्टेशन के बाहर साधक अधिकारी या अन्य पुलिस ऑफिसर को मिलती है कि किसी व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली है, या मृत्यु हो गई है, या दुर्घटना हो गई है, तो इसकी सूचना, अंडरलाइन करो, निकटतम एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को देंगे। इन दोनों पर्सन में से किसी के पास भी ये मरने की इंफॉर्मेशन मिलती है तो ये सूचना किसको देंगे, जो नियरेस्ट एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होगा उनको देंगे, जो जांच करने के लिए सशक्त है और जब तक कि अन्यथा बनाए गए नियम द्वारा निर्देशित ना कर दिया हो, राज्य सरकार, डीएम
या एसडीएम, अंडरलाइन करो, 2% डीएम या एसडीएम के किसी सामान्य या विशेष आदेश द्वारा उस स्थान पर जाएंगे जहां ऐसा मृत व्यक्ति का शरीर है और वहां पड़ोस के 2 या अधिक सम्मानित निवासियों की उपस्थिति में जांच करेंगे और मृत्यु के स्पष्ट कारण की एक रिपोर्ट तैयार करेंगे जिसमें शरीर पर पाए जाने वाले घाव, फ्रैक्चर, चोट के अन्य निशानों का वर्णन होगा और यह भी बताया जाए कि किस तरीके से, किस हथियार या उपकरण से ऐसे निशान लगाए गए प्रतीत होते हैं। तो सबसेक्शन 1 में जब पुलिस स्टेशन के बाहर साधक अधिकारी या पुलिस ऑफिसर को इंफॉर्मेशन मिलती है कि कहीं आत्महत्या हो गई है, तो इन दोनों में से कोई क्या करेंगे, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को सूचना देंगे और डीएम या एसडीएम क्या करेंगे, इस तरीके की एक रिपोर्ट या ऑर्डर देंगे कि वहां पर ऐसे पड़ोस के 2 या अधिक व्यक्तियों की उपस्थिति में ऐसी रिपोर्ट तैयार की जाए। उस बॉडी पर से किस किस तरीके के निशान मिलते हैं, किस तरीके से ये निशान डाले गए हैं, वो सारी चीजें क्या करें, एक रिपोर्ट में इसका वर्णन दे। तो सबसेक्शन 1 प्री और इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू का। देन सबसेक्शन 2 रिपोर्ट पर ऐसे पुलिस ऑफिसर और अन्य व्यक्तियों या उनमें से जितने भी सहमत हो द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे। जो रिपोर्ट वहां तैयार की जा रही है, जिसे हम इंक्वेस्ट रिपोर्ट कहते हैं, उनमें से जितने भी वहां पर सहमत होते हैं व्यक्ति, उनके हस्ताक्षर किए जाएंगे और अंडरलाइन करो प्री का क्वेश्चन, 24 घंटे के भीतर डीएम या एसडीएम को वो भेज दिया जाएगा। अब जो रिपोर्ट वहां तैयार की जा रही है 24 घंटे के अंदर वो क्या करेंगे, डीएम या अगर डीएम अवेलेबल नहीं है तो एसडीएम को रिपोर्ट भेजी जाएगी कि द रिपोर्ट शैल बी साइंड बाय सच पुलिस ऑफिसर, वो रिपोर्ट पुलिस ऑफिसर के द्वारा साइंड होगी, एंड अदर पर्सन, अन्य व्यक्ति कौन, और बाय सो many of them concur therein and shall be forwarded to the DM or SDM within 24 hour। वो DM या SDM को 24 आवर में रिपोर्ट भेजी जाएगी। देन सबसेक्शन 3, अब सबसेक्शन 3 में समझना कि ये जो बात कर रहे हैं, मान लो एक जो सुसाइड हुआ है वो एक फीमेल ने किया है। फीमेल में या तो उसने सुसाइड तब किया जब उसके हस्बैंड ने उसे तंग किया है, उसके रिलेटिव ने तंग किया है, या फिर कोई किसी तरीके की ऐसी मृत्यु की गई है जो कि विवाह के 7 साल के भीतर हुई है। तब उस कंडीशन में क्या किया जाएगा, सुनते जाना, कि जब इस मामले में एक महिला द्वारा अपनी शादी के 7 साल के भीतर आत्महत्या करना शामिल है, कि उससे देख के ये प्रतीत हो रहा है कि फीमेल ने सुसाइड किया है, जो कि उसकी शादी को अभी 7 साल ही हुए थे और 7 साल के अंदर अंदर अगर उस फीमेल ने सुसाइड किया है तो मामला किसी महिला की शादी के 7 साल के भीतर किसी भी परिस्थिति में मृत्यु से संबंधित है, जिससे उचित संदेह पैदा होता है कि किसी अन्य व्यक्ति ने महिला के संबंध में कोई अपराध किया है, क्योंकि दिखने में तो वो सुसाइड लग रहा है लेकिन एक्चुअल में जब उसकी जांच कर रहे हैं तो पता लग रहा है कि फीमेल की शादी के 7 साल के अंदर किसी व्यक्ति ने उसका मर्डर किया है, उसको मारा और फिर उसे फांसी पर लटकाया। इस तरीके का अगर कोई डाउट क्रिएट होता है तब क्या किया जाएगा, या नेक्स्ट कहते हैं मामला एक महिला की शादी के 7 साल के भीतर मृत्यु से संबंधित है और महिला के किसी रिलेटिव ने इस संबंध में कोई अनुरोध किया है कि फीमेल या विक्टिम की तरफ से उसके परिवार वालों ने ये अनुरोध किया है कि ये आत्महत्या नहीं है, ये हमारी इस बेटी की क्या की गई है, मृत्यु की गई है। अगर इस तरीके की कोई बात है या मृत्यु के कारण के संबंध में कोई संदेह है कि पता लग रहा है कि एक्चुअल में सुसाइड नहीं है, ये तो किसी तरीके से मर्डर किया गया है, अगर इस तरीके का कोई संदेह है तो पुलिस अधिकारी किसी अन्य कारण से ऐसा करना समीचीन समझता है, वैसे नियमों के अधीन जो स्टेट गवर्नमेंट बताए उस शव को, जो बॉडी है, उसको उसकी जांच के लिए निकटतम सिविल सर्जन को अग्रेषित करेगा। अगर हमें पता लगता है कि एक्चुअल में जो सुसाइड किया गया है वो तो मर्डर लग रहा है, उस कंडीशन में वो पुलिस ऑफिसर क्या करेंगे, उस बॉडी को कहां पर, निकटतम नियरेस्ट सिविल सर्जन के पास भेजेंगे। देन या राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में कोई योग्य चिकित्सा व्यक्ति, अगर सिविल सर्जन नहीं है तो किसी एक कॉम्पिटेंट डॉक्टर के पास
भेजेंगे। लेकिन लेकिन यदि ऐसी कंडीशन है कि हम उसे हॉस्पिटल तक ले जाएंगे तो शायद बॉडी जो है खराब हो सकती है, बॉडी के सड़ने के चांसेस हैं। इस कंडीशन में अगर ऐसी कोई कंडीशन है तो उसे सिविल सर्जन के पास नहीं भेजा जाएगा। यदि मौसम की स्थिति और दूरी इतनी दूर की है कि बॉडी के सड़ने की या आगे बढ़ने की आशंका उत्पन्न होती है, देन उसे सिविल सर्जन में नहीं भेजा जाएगा। अगर ऐसी कोई कंडीशन नहीं है तो उस बॉडी को हम कहाँ भेजेंगे? सिविल सर्जन के पास भेज देंगे। तो ये टोटल सबसेक्शन 3 हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि अगर किसी तरीके का मर्डर प्रतीत होता है किसी फीमेल के साथ जो कि शादी के 7 साल के अंदर होता है, देन उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? बॉडी को सिविल सर्जन के पास भेजेंगे। देन सबसेक्शन 4, निम्नलिखित मजिस्ट्रेटों को जांच करने का अधिकार है। अब कौन कौन से मजिस्ट्रेट यहाँ पे जांच करेंगे? प्री का क्वेश्चन, पहला डीएम, दूसरा एसडीएम और तीसरा राज्य सरकार या डीएम द्वारा इस संबंध में सशक्त किया गया और अन्य एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। 3 व्यक्ति क्या कर सकते हैं इस सेक्शन में जांच कर सकते हैं? डीएम, एसडीएम या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट तब जब उसे स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करे कि द फॉलोइंग मजिस्ट्रेट आर एम्पावर्ड टू होल्ड इंक्वेस्ट, नेमली नंबर 1 DM district magistrate or number 2 SDM and number 3 any executive magistrate specially empowered in this behalf state government or the DM, दोनों के द्वारा अपॉइंट किया जा सकता है ऐसा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। तो 194 ने फिलहाल हमें बताया कि अगर इस तरीके की कोई आत्महत्या होती है तो क्या प्रोसीजर अपनाया जाएगा, अगर कोई फीमेल आत्महत्या करती है शादी के 7 साल के अंदर तो किस तरीके का प्रोसीजर अपनाया जाएगा, कौन इस सेक्शन में जांच कर सकता है? डीएम, एसडीएम, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट तब जब उसे डीएम या राज्य सरकार अपॉइंट करे। तो ये हमारे कुछ प्री के क्वेश्चन है। अब इसके बाद बात करते हैं सेक्शन 195। देखो ये तीनों सेक्शन मिला के 194, 195 एंड 196 तीनों को मिला के हमारा एक मेंस का क्वेश्चन है। इस क्लास में मैं आपको फिलहाल 2 सेक्शन बताऊंगी, 194 एंड 195। 196 का मैं एक अलग सेशन लेके आऊंगी क्योंकि 196 हमें बताता है कि मैजिस्ट्रेट इसके इंक्वेस्ट रिपोर्ट के संबंध में या आत्महत्या के संबंध में क्या प्रोसीजर अपनाएगा, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। वो इसलिए, इसका रीजन ये है 196 को समझने से पहले 194 और 195 आपके टिप्स पे होना चाहिए कि 194 में क्या प्रोसीजर बताया है, 195 में क्या प्रोसीजर बताया है। इसलिए एक दिन का आपको गैप दिया जा रहा है ताकि 194 और 195 आपको याद हो जाए, देन 196 हम डिस्कस करेंगे। अब देखो 195 कहते हैं पावर टू समन पर्संस। अब देखो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, सम्मन भेज रहे हैं, ऐसे व्यक्तियों को कोर्ट में बुला रहे हैं जो कि उस सुसाइड से रिलेटेड है। अब सुनना कि 194 के तहत कार्यवाही करने वाला एक पुलिस ऑफिसर रिटन ऑर्डर द्वारा जांच के प्रयोजन के लिए 2 या अधिक व्यक्तियों को बुला सकता है। अब ये 2 या अधिक व्यक्ति कौन से हैं जो अभी हमने 194 में पढ़ा कि जब पुलिस उस शव को देख के उसकी एक रिपोर्ट तैयार करेगा, उस रिपोर्ट से जितने व्यक्ति सहमत हुए पुलिस ऑफिसर और जो 2 या अधिक सम्मानित व्यक्ति पड़ोस के होते हैं जिनसे हमने उस रिपोर्ट पे सिग्नेचर करवाए थे, अब उन व्यक्तियों को हम क्या कर रहे हैं, कोर्ट में बुला रहे हैं। और किसी अन्य व्यक्ति को जो मामले के तथ्यों से परिचित है उसे भी हम बुलाएंगे। और इस प्रकार बुलाया गया प्रत्येक व्यक्ति उपस्थित होगा और उन प्रश्नों के अलावा सभी प्रश्नों का सही सही उत्तर देने के लिए बाध्य होगा। अब उन प्रश्नों के अलावा ये कौन से प्रश्न हैं? ऐसे क्वेश्चन जिनका आंसर देने से अगर उसे लगता है कि मैं ही केस में फंस जाऊंगा, उन क्वेश्चन का आंसर देने के लिए उसे बाउंड नहीं किया जाएगा। अदर देन बाकी जितने भी उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो क्वेश्चन का सही सही आंसर देगा। तो 195 का सबसेक्शन 1 हमें कहता है कि जो हमने 194 में जिन पर्सन से हमने उस रिपोर्ट पे सिग्नेचर करवाया हम उन्हें बुलाएंगे, या ऐसा कोई पर्सन जो तथ्यों से परिचित है उस केस के बारे में, उस पर्सन को भी हम बुलाएंगे और वो पर्सन सही सही उत्तर देने के लिए बाध्य होगा, लेकिन उन क्वेश्चन का आंसर देने के लिए वो बाउंड नहीं किया जाएगा जिसमें उसको लग रहा है कि कहीं केस मेरे ऊपर ही उल्टा ना पड़ जाए। इंग्लिश में अ पुलिस ऑफिसर प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 194 may by order in writing summon
two or more person as aforesaid for the purpose of the said investigation, and any other person who appear to be acquainted with the facts of the case, and every person so summoned shall be bound to attend and to answer। वो पर्सन जिनको हमने सम्मन किया है उसको बाध्य किया गया है कि तुम आओ और जो हम तुमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं उनके आंसर दो, और तो और एकदम सही सही आंसर दो सभी क्वेश्चंस का। Questions other than question, the answer to which would have a tendency to expose him to a criminal charge or to a penalty or forfeiture, कि उन क्वेश्चन का आंसर देने की जरूरत नहीं है जिससे तुम ही किसी केस में फंस रहे हो, लेकिन उन क्वेश्चंस को छोड़ के बाकी क्वेश्चंस का तुम आंसर देने के लिए बाध्य किए जाओगे। देन प्रोवाइडेड, वेरी इंपॉर्टेंट, दो प्रोवाइडेड है, पहले समझ लो क्या है कि जिन पर्सन्स को तुम सम्मन कर रहे हो, अगर उन पर्सन में कोई 15 साल से कम का व्यक्ति है, 60 साल से अधिक का व्यक्ति है, कोई मेंटली बीमार कोई पर्सन है, उनको तुम्हें बुलाने की जरूरत नहीं है। लेकिन 15 साल से कम का व्यक्ति, 60 साल से अधिक व्यक्ति, कोई मेंटल पर्सन लेकिन आना चाहता है तो फर्दर प्रोवाइडेड कहता है तुम उसे आने से नहीं रोकोगे। तो पहला प्रोवाइडेड कि इन पर्सन्स को नहीं बुलाएंगे, दूसरा प्रोवाइडेड ये आना चाहे तो आ सकते हैं, तुम इन्हें नहीं रोकोगे। सुनना, परंतु 15 साल से कम आयु का या 60 साल से अधिक आयु का किसी भी पुरुष का या महिला जो मेंटली या फिजिकली रूप से अक्षम है, गंभीर बीमारी से ग्रसित है, उस स्थान के अलावा किसी अन्य स्थान पर उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं होगी जहां ऐसा व्यक्ति रहता है, जब तक कि ऐसा व्यक्ति पुलिस स्टेशन या पुलिस स्टेशन की सीमा के भीतर किसी अन्य स्थान पर उपस्थित होने या जवाब देने के लिए इच्छुक ना हो। मतलब कि अगर ऐसी कंडीशन में ये पर्सन है तो तुम इन्हीं के पास जाके इनकी बयान ले लो, इन्हें बुलाने की जरूरत नहीं है। और फर्दर प्रोवाइडेड, अगर वो आना चाहते हैं तो आप उन्हें बुला सकते हो। देन इसके बाद बात करते हैं सबसेक्शन 2, यदि तथ्य किसी संज्ञेय अपराध का खुलासा नहीं करते, अंडरलाइन करो कि फैक्ट ऐसे हैं जिससे कोई कॉग्निजेबल मैटर क्रिएट नहीं हो रहा, जिस पर 190 लागू होती है, तो ऐसे व्यक्तियों को पुलिस अधिकारी द्वारा मजिस्ट्रेट की अदालत में उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं होगी। मतलब मैटर की हमने जांच कर ली, उसके बाद हमें पता चल रहा है कि कॉग्निजेबल नेचर का कोई मैटर नहीं है, और 190 जिस पर लागू हो रही है कि जहां पर हमारे पास एविडेंस सफिशिएंट नहीं है तो आप उनको मत भेजो। तो ऐसी कंडीशन में मैटर को मजिस्ट्रेट के पास और पर्सन्स को मजिस्ट्रेट के पास भेजने के लिए बाउंड नहीं किया जाएगा। इफ द फैक्ट्स डू नॉट डिस्क्लोज अ कॉग्निजेबल ऑफेंस to which section 190 applies, such person shall not be required by police officer to attend a magistrate court। तो ऐसे पर्सन को कोर्ट में भेजने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। तो ये सेक्शन 194 और 195 हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्लास में हम 196 पढ़ेंगे, लेकिन कंडीशन एक है कि 194 और 195 आपको फिंगर्स पे याद करके आने हैं। जैसे मैं हर एक सबसेक्शन का शॉर्ट पॉइंट बता रही हूँ, आप उनको स्टोरी टाइप में याद करो। याद करने का तरीका ही ये होता है कि पहले उसको इजी फॉर्म में याद करो, जब इजी फॉर्म में चीजें याद हो जाती है देन बेयर एक्ट की लैंग्वेज को लर्न करने की कोशिश करो, क्योंकि मेंस में बेयर एक्ट की लैंग्वेज मस्ट है, आपको याद करनी ही पड़ेगी, बेयर एक्ट की लैंग्वेज ही लिखनी पड़ेगी। बट एग्जामिनर को अट्रैक्ट करने का वे है कि पहले आप बेयर एक्ट की चीजें बताओ, देन आप डायग्रामेटिक फॉर्म में शॉर्ट फॉर्म में उसको चीजें समझाने की कोशिश करो, देन आपके नंबर अपने आप बढ़ेंगे, आपका जो रिजल्ट है वो अपने आप मेरिट की तरफ जाएगा। क्योंकि वे जो होता है पढ़ने का, लिखने का जो वे होता है वो हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट होता है। जैसे आप अगर आप मेंबरशिप आपने ज्वाइन कर रखी है 59 रुपीज की, वहां पर 3 to 4 ऐसे लेक्चर बताए गए हैं जहाँ पे मेंस की आंसर राइटिंग कैसे करनी है, वहां से आप आइडिया ले सकते हो। उस चीज को यूज करते हुए आप एलएलबी में भी अपने आंसर को बढ़ा सकते हो और जुडिशरी पॉइंट ऑफ व्यू में भी मेंस की आंसर राइटिंग में आप एनहेंस कर सकते हो। तो ये क्लास आपको कैसी लगी है उसके लिए क्लास को लाइक और कमेंट जरूर करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो ताकि क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच सके। बाकी आज के लिए धन्यवाद।